नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है वायुदाब या वायुदाब की पेटियाँ। तो हम आज वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में हम वायुदाब की पेटियों के बारे में भी पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे कि वायुदाब की पेटियाँ कितनी हैं और कौन कौन सी पेटी है और कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं और वायुदाब क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है और किस तरह से मानव जीवन के लिए आवश्यक है और किस तरह से वायुदाब है वो कम और ज़्यादा होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज वायुदाब व वायुदाब की पेटियों के बारे में पढ़ें। उससे पहले मैं बता दूं कि बीए सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो 1 से लेकर के 6 सेमेस्टर तक के विद्यार्थी हैं बीए के, ग्रेजुएशन के, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सीटी वाले या फिर प्रयोगशाला यानी लाइब्रेरी की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए चतुश्रेणी, ग्राम सेवक, पटवार, कांस्टेबल, रीट, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा। तो आइए हम वायुदाब व वायुदाब की पेटियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायुदाब व वायुदाब की पेटियां। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, एक तरफ लो प्रेशर दे रखा है, एक तरफ हाई प्रेशर दे रखा है और वायु हमेशा जो चलती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही गति करती है। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण दूं तो जल होता है वो उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर आता है, उसी तरह से जो हवा की गति होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्योंकि जो प्रेशर होता है वो उच्च वायुदाब पर हाई होता है और निम्न वायुदाब पर कम होता है। तो पवन को या वायु को गति देने का कार्य है वायुदाब करता है, उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर वायु है वो गति करती है। तो आइए हम एक एक टॉपिक के बारे में पूर्णतः आपको विस्तार से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और सबसे पहले जो विद्यार्थी नए आए हैं, जुड़े हैं क्लास में, तो वो सभी नोटबुक पेन लेकर के साथ में बैठेंगे और साथ साथ में नोट्स भी बनाएंगे। और मैं जो वीडियो लेकर के आता हूँ उसमें ऑथेंटिक जो चीज़ होती हैं वो लेके आता हूँ, ठीक है। तो वो मैं आज करवाऊंगा। सबसे पहले एक नंबर पॉइंट है वायुदाब वायुदाब पेटियों में, पृथ्वी पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के भार को वायुदाब कहा जाता है। यानी पृथ्वी का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें वायु के भार को यानी प्रति इकाई क्षेत्र यानी 1 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर इकाई होती है, उसमें 1 वर्ग मीटर होती है उसमें, तो उसकी जो वर्ग इकाई होती है वो पृथ्वी के क्षेत्रफल की, तो उस वायु के भार को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। जो पड़ने वाला जो भार होता है उस इकाई में उसको हमें दाब कहते हैं, वायुदाब। सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, यानी सागर तल होता है उस पर वायुदाब हमेशा अधिकतम होता है। क्योंकि वायुदाब होता है वहाँ अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि लगभग सूर्य की जो किरणें गिरती है और जल हमेशा पारदर्शी होता है, 200 मीटर की गहराई तक जल को गर्म करने की क्षमता रखता है। अब 200 मीटर की गहराई को जल है वो गर्म करेगा तो उसमें क्या होगा? समय लगेगा। अब जैसे ही उसमें समय लगेगा तो स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है, और जलीय भाग देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। इसलिए वायुदाब जलीय भाग का अधिक होता है। तो जल से स्थल की ओर जो हवाएं चलती है उसे हम सागर समीर कहते हैं, जल समीर कहते हैं। तो वो हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो सागर तल का वायुदाब अधिकतम होता है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, एमबी, यानी जो मिलीबार है उसमें वायुदाब की गणना है वो की जाती है और वायुदाब को मिलीबार में है वो पढ़ा जाता है। तो वायुदाब को जो पढ़ते हैं तो वो मिलीबार में पढ़ते हैं, एमबी में पढ़ते हैं।
4 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। यानी 1 मिलीबार होता है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर लंबाई, उसका एक वर्ग बनता है। तो उसमें जो ग्राम का जो भार होता है, यानी 1 ग्राम भार होता है, वो उसके बल के बराबर होता है। तो उसमें मापा जाता है। 5 समुद्र तल पर औसत वायुदाब 29.9 इंच या 76 सेंटीमीटर पारे के समतुल्य या फिर 1013.2 मिलीबार माना जाता है। यानी सागर तल पर औसत जो वायुदाब होता है वो 29.9 इंच के बराबर या 76 सेंटीमीटर या फिर 1013.2 मिलीबार यानी MB में माना जाता है। तो ये सागर तल का औसत तापमान है, ये याद रखना, यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पूछ ले कि समुद्र तल का औसत तापमान कितना होता है, तो इंच में भी दे सकते हैं वो, तो 29.9 आएगा। और उसके बाद सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं, 70 है, 75 है, 76 है, 77 है, तो दे सकते हैं, तो 76 सेंटीमीटर। और मिलीबार में दे सकते हैं 1013.2 यानी 25 है, तो वो भी दे सकते हैं। 1011, 1010, 1015 भी दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1013.2 मिलीबार के बराबर होता है। इसे 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। यानी जो हम उस गणना करते हैं, इसे 1034 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में भी पढ़ा जाता है। जो सागर तल का तापमान वायुदाब होता है वो 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होता है। अगला है, पास्कल ने 1645 में बताया कि ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है, यानी हेक्टापास्कल। और उन्होंने सबसे पहले बताया था 1645 में कि ऊंचाई पर हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वायुदाब कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वायुदाब हमेशा कम होता जाता है। वायुदाब का मापन बैरोमीटर या वायुदाब मापी यंत्र या हेक्टोपास्कल में किया जाता है। यानी वायुदाब मापन के जो यंत्र होते हैं बैरोमीटर में मापा जाता है, वायुदाब मापी यंत्र में मापा जाता है, या फिर हेक्टोपास्कल में मापा जाता है। तो ये वायुदाब के अलग अलग यंत्र होते हैं और उसके माध्यम से वायुदाब की गणना की जाती है। बैरोमीटर, जो ये बैरोमीटर है, इसकी खोज गैलीलियो के शिष्य ने की थी जिसका नाम था टोरिसेली। तो गैलीलियो के शिष्य का नाम आता है टोरिसेली और उन्होंने सबसे पहले है वो वायुदाब मापी यंत्र का है वो आविष्कार किया था, खोज की थी सबसे पहले। क्या नाम था, टोरिसेली। तो इन्होंने सबसे, ये किसका शिष्य था, गैलीलियो का शिष्य था। तो वायुदाब की पेटियों, वायुदाब के बारे में सामान्य जानकारी बताई, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो आइए, वायुदाब में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायुदाब में कमी आ जाती है। यानी वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुदाब में लगातार क्या आने शुरू हो जाती है, कमी आनी शुरू हो जाती है। यानी जलवाष्प होता है, जहां पर जलवाष्प पहुंचता है तो वो कहाँ, क्या जिस स्थान पर तीव्र गर्मी होगी वाष्पीकरण होगा और उसके साथ में जलवाष्प होगा। तो जलवाष्प जहां पर वो गर्म होगा तो जहां पर जाएगा तो वो उस क्षेत्र को क्या कर देगा, उस वायुमंडल को गर्म कर देगा। और उस वायुमंडल को गर्म करेगा तो वहां पर वायुदाब हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। किसी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है। यानी कोई स्थान विशेष या स्थल समीर और जल समीर हम पढ़ते हैं, तो दिन में एक स्थान स्थल है तो स्थलीय समीर चलती है, तो जल समीर चलती है कभी। तो यानी 2 बार घटता है और 2 बार ही बढ़ जाता है। ठीक है, यानी स्थल भाग पर सुबह के समय क्या हो जाता है, सूर्य की किरणें गिरती है तो तापमान अधिक हो जाता है तो वायुदाब कम हो जाता है। जलीय भाग पर सूर्य की किरणें गिरती है तो वहां पर क्या होता है, अब 200 मीटर की गहराई तक जब जल को गर्म करेंगे तो उसमें समय लगेगा, तो समय लगेगा तो उसमें वायु
जल ठंडा होगा। अब ठंडे स्थान पर क्या होगा, वायु दाब हमेशा उच्च होगा। यानी तापमान और वायु दाब एक दूसरे के पूरक होते हैं, विपरीत होते हैं। जहां पर तापमान अधिक होता है वायु दाब कम होता है, जहां पर तापमान कम होता है वहां पर वायु दाब अधिक होता है। इस तरह से चलता है। तो यानी किसी स्थान विषय पर 2 बार घटता है और 2 बार बढ़ जाता है। वायुदाब के इस घटने और बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावचन कहा जाता है। यानी घटने बढ़ने की, जिस तरह से स्थल भाग होता है, कोई भाग ऊपर फिर नीचे, कुछ ऊपर नीचे, तो उसको उच्चावच बोलते हैं। यानी कुछ भाग मैदान होते हैं, कुछ पठारी भी होते हैं, कुछ पर्वतीय भाग होते हैं, तो उसको उच्चावच बोलते हैं। तो इसी तरह से वायुदाब में घटने और बढ़ने की क्रिया को क्या कहेंगे, उच्चावचन की क्रिया कहा जाता है। सामान्य स्थिति में 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.4 MB यानी मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। अगर सामान्य स्थिति की बात करें तो हम ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे, 180 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब है वो 3.4 MB कम हो जाता है। 180 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 3.4 MB। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कितना कम हो जाता है। क्वेश्चन रहेगा 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कितना कम हो जाता है। तो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, चारों में आप ऑप्शन मुझे बता देना। ए में है 5 डिग्री सेल्सियस, बी में है 6 डिग्री सेल्सियस, सी में है 1 डिग्री सेल्सियस और डी में है 3 डिग्री सेल्सियस। तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर दोगे। यानी कितने डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस लिखना है आपको। 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 5 डिग्री है या 6 डिग्री है। तो वो सेल्सियस आपको बताना है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान कम हो जाता है। तो वायुदाब है वो 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.4 MB कम हो जाता है। आगे देखिए, 5400 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब आधा यानी 5.6 MB हो जाता है। हमने 1012.2 पढ़ा था। तो यानी हम जैसे 5.4 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 506 MB ही रहेगा। 1012 था तो उसका आधा हो जाएगा 506 MB। कितने मीटर की ऊंचाई पर, 506 मीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे तो आधा हो जाता है वायुदाब। 11,000 मीटर की ऊंचाई पर यह केवल 1/4 रह जाता है, 1/4 यानी 25% रह जाता है। 1/2 थी, यहाँ पर 5400 मीटर में आधा। 11,000 की मीटर पर जाएंगे तो ये वायुदाब 1/4 हो जाता है, यानी आधे का भी आधा भाग हो जाता है, 25% रह जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। यानी समदाब जो रेखाएं होती है वो यानी 908 और 908 यानी समान वायुदाब को दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, समदाब रेखाएं कहते हैं। यानी समान वायुदाब रेखाएं को दर्शाती है। ठीक है, यह रेखाएं समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे वायुदाब की सामान्य जानकारी के बारे में। तो देखिए, सामान्य जानकारी वायुदाब की, वायुदाब सर्वाधिक होता है ठंडी व नम जलवायु में। यानी जहाँ की जलवायु ठंडी होती है, शीत होती है या उसमें नमी की मात्रा होती है तो वायुदाब कम होता है, क्योंकि वहाँ तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ पर वायुदाब अधिक होगा। तो वायुदाब कम हो तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ेगा। जैसे ध्रुवीय स्थान पर और ध्रुवीय क्षेत्रों पर शीत होते हैं, ठंड होती है, और वायुदाब हमेशा उच्च रहता है। ठीक है, तो जहाँ वायुदाब सर्वाधिक होता है वहाँ पर ठंडी व नमे जलवायु होती है।
वायु दाब जहाँ न्यूनतम होता है वहाँ उष्ण व शुष्क वायु में होता है, यानी जिस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो, शुष्क वायु चलती हो, तो उस क्षेत्रों पर न्यूनतम वायु दाब होता है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, सूर्य की हमेशा लंबवत किरणें गिरती है, और जब लंबवत किरणें गिरेगी 90 डिग्री कोण पर गिरेगी तो वहां पर तापमान अधिक होगा और वो क्षेत्र उष्ण होगा, और जहां उष्ण होगा तापमान अधिक होगा तो वहां वायु दाब हमेशा कम होगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क वायु होती है, गर्म स्थान होता है, इसलिए वायु दाब हमेशा कम होता है। तो वायु दाब न्यूनतम होता है उष्ण व शुष्क वायु में। चलो 3 नंबर आइसोबार, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबार भी कहते हैं या समदाब रेखा भी नाम से जाना जाता है, दोनों नाम से। आप डायग्राम में देख सकते हैं, कोल्ड यानी ठंडा स्थान, हॉट यानी गर्म स्थान। तो हवा है वो किस ओर चलती है, ये देखो जल से स्थल की ओर चलती है, चल रही है ना, ये दिन का समय है। और दिन में क्या होती है, जल से स्थल की ओर हवाएं चलती है, तो इसे बोलते हैं सागर समीर या जले समीर दिन में। और रात में स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, जल है वो देरी से गर्म देरी से ठंडा होता है, इसलिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब स्थल से जल की ओर, तो वो होता है स्थल समीर। आगे नेक्स्ट वायुदाब की पेटियों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी वायुदाब की पेटियां होती है, तो हम विस्तार से पढ़ेंगे। वायुदाब की कुल 7 पेटियां होती हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं 7 पेटियां होती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटियां, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है उसके मध्यवर्ती क्षेत्र में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। उपोष्ण है 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य क्षेत्र दोनों गोलार्धों में, तो भूमध्य रेखीय एक, उपोष्ण कटिबंध दक्षिण में और उत्तर में, ये होगी। तो 3 उपध्रुवीय या अध्योध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां 60 से 65 डिग्री का क्षेत्र होता है तो वहां पाई जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में पाई जाती है। 3 और 4 5। फिर आता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां 90 डिग्री 80 से 90 डिग्री उत्तर में और 80 से 90 डिग्री दक्षिण में उच्च वायुदाब की पेटियां 5 और 2 7, तो कुल 7 पेटियां होती है। अब उसका विभाजन किया गया है कि तापजन्य कौन सी होती है और गतिजन्य कौन सी होती है। तो तापजन्य पेटियों में 3 होती है और गतिजन्य पेटियों में 4 होती है। कौन कौन सी? तापजन्य पेटियों में अगर गणना करें तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी होती है, ये देखो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, तापमान अधिक है और तापमान अधिक होने की वजह से निम्न वायुदाब होता है, तो इसे निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ये देखो ध्रुवीय 80 से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है वहां पर उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणों का कोण हमेशा तिरछा होता है, और सूर्य की किरणों का कोण जब तिरछा होगा तो उस क्षेत्र में क्या होगा, निम्न तापमान होगा। जब निम्न तापमान होगा तो वहां पर उच्च वायुदाब होगा, चाहे वो उत्तर का क्षेत्र हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र हो, दोनों दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब। तो तापजन्य 3 पेटियां होती है। गतिजन्य उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, यानी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उपोष्ण उच्च दाब की पेटी के नाम से जाना जाता है, चाहे वो उत्तर का हो चाहे फिर वो दक्षिण का हो। उसके बाद में उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उपध्रुवीय या अध्योध्रुवीय उत्तरी में और दक्षिण में उपध्रुवीय या अध्योध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी होती है। ये 7 पेटियां होती है। उन 7 पेटियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक पेटियों के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी पेटी क्या होती है, क्या उसकी विशेषता होती है। तो चलो देखिए, उससे पहले मैं
भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है उसमें जो डोलड्रम का जो क्षेत्र होता है, और डोलड्रम का जो क्षेत्र होता है उसमें देखिए शांत क्षेत्र, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है उसका मध्यवर्ती जो क्षेत्र भाग होता है वो शांत क्षेत्र या डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। एक नंबर। और डोलड्रम का जो विस्तार 5 डिग्री एन यानी नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ यानी उत्तर से दक्षिण में होता है, 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में होता है। यहाँ हवा में गति क्षैतिज ने होकर लंबवत यानी ऊपर की ओर या आरोही की ओर होती है। यानी इस क्षेत्र में हवा गर्म होती है क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें गिरती है, और लंबवत किरणें गिरती है तो ऊष्मा अधिक होगी, तापमान उच्च होगा, तो इसलिए हवा जल्दी गर्म होती है और हल्की होने के बाद में संवहनीय क्रिया करेगी यानी ऊपर उठेगी, तो वो क्षैतिज नहीं चलती है, लंबवत यानी धरती से आसमान की ओर चलती है, तो लंबवत या आरोही की ओर होती है, यानी ऊपर उठना आरोही, नीचे उतरना अवरोही कहलाता है। तो लंबवत होती है, संवहन होती है और आरोही होती है। इसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है, यानी उच्च तापमान होने की वजह से होती है। हवा जल्दी गर्म होती है और वो हल्की होकर के ऊपर उठती है। फलोन महोदय के अनुसार, ये जो फलोन भूगोलवेत्ता था उन्होंने कहा है कि डोलड्रम का विस्तार 200 डिग्री देशांतरों तक पाया जाता है। यानी 200 डिग्री जो देशांतर है, चाहे वो पूर्वी देशांतर हो चाहे वो पश्चिमी देशांतर हो, उस तक डोलड्रम का विस्तार यानी शांत क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। और आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखो, ये जो आपको डायग्राम में जो दिख रहे हैं रेड कलर में, तो वो शांत क्षेत्र यानी डोलड्रम का विस्तार है 200 डिग्री तक उत्तर से दक्षिण। एक नंबर, इसके 3 प्रमुख क्षेत्र आते हैं, यानी जो डोलड्रम का विस्तार है फलोन महोदय ने बताया था, तो उसके 3 प्रमुख क्षेत्र है, वो है पूर्वी अफ्रीका से प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है। ये जो पूर्वी अफ्रीका है, जो ये पूर्वी अफ्रीका से लेकर के ये क्षेत्र प्रशांत महासागर तक सबसे बड़ा डोलड्रम का विस्तार आता है। ठीक है, यानी पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से लेकर के प्रशांत महासागर तक सबसे बड़ा डोलड्रम का विस्तार है। 1 नंबर। 2 नंबर, अफ्रीका का पश्चिमी भाग यानी भूमध्य रेखा, ये देखो अफ्रीका का पश्चिम भाग, ये जो भूमध्य रेखीय भाग है ये क्षेत्र, तो यहाँ पर भी डोलड्रम है। 3 नंबर, मध्य अमेरिका के पश्चिमी भाग भूमध्य रेखा, ये देखो मध्य अमेरिका का पश्चिमी भाग, तो यहाँ पर डोलड्रम का विस्तार है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये डोलड्रम का विस्तार होता है। तो इसके 3 प्रमुख क्षेत्र थे, पूर्वी अफ्रीका से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा ये क्षेत्र आप डायग्राम से देख सकते हैं। दूसरा अफ्रीका के पश्चिमी भाग भूमध्य रेखा का ये भाग, मध्य अमेरिका के पश्चिमी भाग ये देखो आप, तो ये डोलड्रम या शांत क्षेत्र का भाग है। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम विस्तार से वायुदाब की जो पेटियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम एक एक वायुदाब की पेटियों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पर पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। 1 नंबर जो वायुदाब की पेटी आती है उसे भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो, ये आप येलो कलर में देख रहे हैं, जो सर्कल घूम रहा है वो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये क्षेत्र आता है। ये बीच में भूमध्य रेखा है और उसकी दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री 10 डिग्री दक्षिण में, तो ये क्षेत्र आता है इसका। इस पेटी का विस्तार 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक मिलता है, यानी दोनों गोलार्धों में 5-5 डिग्री, कहीं पर आपको 10-10 डिग्री भी मिलेगा। ठीक है, 5 या 10 डिग्री तक इसका विस्तार मिलता है उत्तर में और 5 से 10 डिग्री विस्तार मिलता है दक्षिण में, तो दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार मिलता है। 2 नंबर, यह स्थायी नहीं होता है, यानी ये जो वायुदाब की पेटियां हैं वो स्थायी नहीं है, ऋतु के अनुसार ये बदलती रहती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर की ओर खिसक जाती है, जब दक्षिणी
मकर रेखा पर सूर्य चला जाता है तो ये दक्षिण की ओर खिसक जाती है, यानी ये स्थायी नहीं रहती है, एक दूसरे की ओर खिसकती रहती है। 3 नंबर, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी का खिसकाव होता रहता है। यानी सूर्य जब 21 जून को कर्क रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, अत्यधिक तापमान होता है, तो इसलिए हवा जल्दी गर्म होती है और सवन के रूप में या आरोही के रूप में ऊपर उठती है। तो वो वायुदाब की पेटी है, वो भूमध्य रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है। और फिर 22 दिसंबर को सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है, तो वहां पर सूर्य मकर रेखा पर होने की वजह से दक्षिण की ओर वायुदाब की पेटी खिसक जाती है, अधिकतम 30 डिग्री तक खिसक जाती है, 23.5 डिग्री तक खिसक जाती है। ठीक है, तो ऋतु के अनुसार उत्तरायण और दक्षिणायन या सूर्य के साथ में ये बदलती रहती है। 4, विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यह भी बताया था। यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा 90 डिग्री के कोण पर पड़ती है, लंबवत पड़ती है, इसलिए उच्च तापमान होता है, और उच्च तापमान होता है तो वहां पर वायुदाब हमेशा कम होता है, जिसके कारण वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, यानी हमेशा तापमान ऊंचा रहता है। अधिक तापमान के कारण इस क्षेत्र की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यानी अधिक तापमान होता है, वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होकर के वो क्या होती है, हल्की होती है, और वो हमेशा ऊपर की ओर उठ जाती है, जिससे निम्न भार की पेटी का निर्माण होता है। और ये जब हवा ऊपर उठती है तो ऊपरी क्षोभ मंडल तक जाकर के वो दक्षिण में इस ओर 23.5 डिग्री इस ओर मुड़ जाती है, और उत्तर में इस ओर मुड़ जाती है, यानी दाएं और बाएं मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है, जिससे निम्न भार की पेटी का निर्माण होता है। जब वायु ऊपर उठ जाती है तो निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। इस कम दाब की पेटी का प्रत्यक्ष संबंध तापमान से है, यानी इस पेटी का प्रत्यक्ष संबंध किससे है, तापमान से है, क्योंकि अधिकतम तापमान होता है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, इसलिए प्रत्यक्ष संबंध होता है। आगे देखिए, इसे तापजन्य न्यून वायुदाब की पेटी कहा जाता है, यानी इसे तापजन्य पेटी के नाम से हमने पढ़ा था, और न्यून वायुदाब की पेटी कहा जाता है। इस क्षेत्र में धरातलीय पवन क्षैतिज नहीं चलती है, यानी क्षैतिज यानी समानांतर इस तरह से नहीं चलती है, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर उठती है हवा, तो उसे बोलते हैं लंबवत। ठीक है, तो हवा भूमध्य रेखा क्षेत्र है वहां पर लंबवत होती है, क्षैतिज नहीं होती है। इस कटिबंध में आने वाली पवन उनकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, यानी इस कटिबंध में जो हवा आती है वो क्या होती है, जो इसकी सीमा में पहुंचती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होकर के क्या होती है, ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। ठीक है, जुलाई महीने में इस पेटी का विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं भारतीय उपमहाद्वीप में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाता है। तो यानी जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और ग्रीष्म ऋतु होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की दिखता है, और स्थलीय भाग जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से ये 20 डिग्री से 30 डिग्री तक है वो चली जाती है वायुदाब की पेटी, भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिणी जो भाग है वहां तक पहुंच जाती है। जनवरी में यह पेटी हिंद महासागर में 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं दक्षिणी महाद्वीपों पर हिंद महासागर में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं दक्षिणी महाद्वीपों पर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक खिसक जाती है। ऐसा भिन्नता क्यों होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, और जलीय भाग अधिक होने की वजह से स्थल भाग की कमी और जल भाग अधिक है,
तो इसलिए समानांतर वायु दाब की पेटी पाई जाती है, इसलिए 20 डिग्री तक खिसक पाती है, क्योंकि जल है वो देरी से गर्म देरी से ठंडा होता है। स्थल भाग जल्दी ठंडा जल्दी गर्म होता है, इसलिए 20 डिग्री तक के वायु दाब की पेटी खिसक जाती है। तो ये थी भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी। अब हम आगे आते हैं उपोष्ण कटिबंध उच्च वायु दाब की पेटी। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी कौन सी होती है? जो आप 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों का जो क्षेत्र पढ़ोगे, उत्तर का क्षेत्र और दक्षिण का क्षेत्र भूभाग है, उस दोनों में ये पेटी पाई जाती है। तो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच इस पेटी का निर्माण होता है, यानी दोनों गोलार्धों में ये पेटी पाई जाती है। इस पेटी के उच्च दाब का कारण पृथ्वी की दैनिक गति एवं वायु के अवतलन से संबंधित है। यानी जो भूमध्य रेखा से वायु ऊपर उठती थी वो उपोष्ण कटिबंध की ओर जाती है, और यहाँ पर नीचे उतरना शुरू हो जाती है। जब वायु नीचे उतरेगी तो उसका भार अधिक होगा, इसलिए उसको उच्च वायु दाब की पेटी कहते हैं। क्योंकि जो भाग नीचे उतरती है जब हवा, तो उसका प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है तो वहां पर अधिक वायु दाब उत्पन्न होता है, इसलिए उच्च वायु दाब की पेटी कहा जाता है। यह उच्च वायु दाब गतिजन्य पेटी है, यानी पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित परिक्रमण से संबंधित ये पेटी है, इसलिए इसको गतिजन्य पेटी कहा जाता है। क्योंकि अपने एक्स पर घूर्णन करती है तो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर वायु दाब की है वो नीचे उतरता है वायु, और नीचे उतरती है तो उसका भार उच्च हो जाता है, इसलिए उच्च वायु दाब की पेटी कहा जाता है। इसलिए इसको गतिजन्य पेटी भी कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंध उत्तर में और दक्षिण में दोनों में। इस पेटी का निर्माण भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ऊपर उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायु दाब से ऊपर उठी हुई वायु के ठंडा होकर नीचे उतरने के कारण होता है। यानी इस पेटी का जो निर्माण होता है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जब वायु ऊपर उठती है और उपध्रुवीय जो ये क्षेत्र है यहाँ से भी वायु ऊपर उठती है, तो यानी उपध्रुवीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ऊपर उठने वाली वायु है वो ऊपर जाकर के ठंडी होती है, और ठंडी होकर के नीचे उतरती है, और नीचे उतरती है तो वहाँ का वायु दाब बढ़ा देती है। तो यहाँ पर दोनों उपध्रुवीय और निम्न वायु भूमध्य रेखीय दोनों वायु है वो यहाँ नीचे की ओर उतरती है, और जब नीचे उतरती है तो भार बढ़ा देती है, इसलिए उच्च वायु दाब उत्पन्न होता है। वायु की ऊपरी भाग में कोरियोलिस बल के प्रभाव से यह हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती हैं। यानी वायुमंडल के ऊपर भाग में कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है जब घूर्णन गति के कारण यह प्रभाव होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है। तो याद रखना उदा दबा, यानी उत्तरी गोलार्ध में दाएं उदा और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ये दब्बा, उदा दब्बा। ये ट्रिक याद रख लेना बस, उदा उत्तरी गोलार्ध में, दब्बा दक्षिणी गोलार्ध में। उदा उत्तरी गोलार्ध दाएं और, दब्बा देगा दक्षिणी गोलार्ध बाएं और, दाएं और बाएं। इस उच्च वायुदाब की पेटी को असव अक्षांश भी कहा जाता है। यानी इस पेटी को असव अक्षांश क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर घोड़ों का क्या होता था, व्यापार होता था। जब घोड़ों का व्यापार होता था तो यहाँ से नौकाओं द्वारा घोड़ों को ले जाया जाता था। अब ऊपर से वायु उठती थी, जब नीचे उतरती थी तो वहाँ पर नौकाओं का भार बढ़ जाता था, वो समुद्र में डूबने का खतरा था। इसलिए उन घोड़ों को क्या कर देते थे, समुद्रों में फेंक देते थे। यानी जहाज़ों का वजन कम करने के लिए, नाव का वजन कम करने के लिए क्या कर देते थे, समुद्र में फेंक देते थे। असव यानी घोड़े, इसलिए इसको असव अक्षांश भी कहा जाता है। 30 से 35 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसको। इस पेटी में प्रति चक्रवातीय परिस्थितियों के कारण यहाँ स्वच्छ मेघ रहित आकाश पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर प्रति चक्रवात, एक होता है चक्रवात और दूसरा होता है प्रति चक्रवात। तो यहाँ पर प्रति चक्रवातीय
स्थिति होने की वजह से आसमान स्वस्थ होता है, बादल नहीं होते हैं, मेघ नहीं होते हैं, इसलिए मरुस्थल होते हैं सबसे ज्यादा, वो इसी पेटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। 30 से 35 विश्व के सर्वाधिक मरुस्थल सबसे ज्यादा यही है, लगभग यही है 30 से 35 डिग्री का। ठीक है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वो आसमान स्वस्थ रहता है, क्योंकि वायु यहाँ पर नीचे अवतलन करती है, नीचे उतरती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उच्च वायु दाब होता है, तो यहाँ पर समस्त मरुस्थल पाया जाता है। आगे है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। तो हमने 1 नंबर भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी पढ़ा, दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी उत्तर में और दक्षिण में, तो 3 वायु दाब की पेटी पढ़ ली। अब 4 नंबर आता है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी दोनों गोलार्धों में, तो 2 पेटियों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो 5 हो जाएगी हमारे पास में। यह दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 70 डिग्री या 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्न वायु दाब की पेटी पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है 60 से 65 डिग्री का जो क्षेत्र है उत्तर में, और 60 से 65 डिग्री का क्षेत्र है निम्न दक्षिण में, तो ये इसमें उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी होती है। ठीक है, तो इन अक्षांशों पर निम्न वायु, क्योंकि यहाँ हवा है वो क्या होती है, ऊपर की ओर उड़ती है, क्योंकि यहाँ पर दो असमान वायु, एक ठंडी जो ध्रुवीय भाग से आने वाली जो हवा होती है वो आती है, एक है वो उपोष्ण कटिबंध से हवा आती है, दोनों गर्म और ठंडी आपस में टकराती है, तो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, ठंडी हवा नीचे रह जाती है क्योंकि वो ठंडी होती है। इसलिए मानसूनी घटनाएं या वर्षा सबसे अधिक उपध्रुवीय क्षेत्र में ही होती है। या निम्न वायुदाब पाए जाने का मुख्य कारण पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण वायु ऊपर की ओर उठ जाती है, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है वायु ऊपर उठती है, और दो असमान वायु आपस में टकराती है तो वायु ऊपर उठ जाती है, जिससे कम वायु दाब का निर्माण होता है। जब वायु ऊपर उठती है तो कम वायु दाब का निर्माण होता है, जब नीचे उतरती है तो वायु का भार बढ़ा देती है, तो उच्च वायु दाब की पेटी होती है। इस पेटी में उपोष्ण उच्च दाब एवं ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से आने वाली वायु आपस में टकराती है एवं ऊपर उठ जाती है। ये देखो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी ये आ रही है, और ध्रुवीय उच्च वायु दाब, ये देखो ध्रुवों से उच्च वायु दाब की पेटी, ये हवा आपको तीर के रूप में मैंने दर्शाया है, तो ये आती है, तो आपस में टकराती है, गर्म होती है और ये ठंडी होती है। जब आपस में टकराती है तो हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ जाती है। इन दो, आगे 2 नंबर देखो, इन दो विपरीत दिशाओं से आने वाली वायु के तापमान में अधिक अंतर के कारण यह शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यानी दो असमान वायु गर्म और ठंडी दोनों आपस में टकराती है तो गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर चली जाती है, ठंडी वायु नीचे रहती है, तो है वो चक्राकार में रूप में कहते हैं। तो चक्रवातीय घटनाएं सबसे अधिक होती है इस क्षेत्र में। दक्षिणी गोलार्ध में यह पेटी वर्ष भर 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तृत रूप में पाई जाती है। यानी दक्षिणी गोलार्धों में यह पेटी वर्ष भर, क्योंकि स्थलीय भाग की कमी के कारण ये समानांतर रूप में, और पछुआ हवा इस क्षेत्र में चलती है तो इसमें हवा की गति भी बढ़ जाती है। 40, 50 और 60 डिग्री का जो अक्षांश का जो क्षेत्र होता है, गर्जता 40 जो 40 डिग्री अक्षांश पर चलती है पछुआ हवाएं, प्रचंड 50 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली हवा पछुआ पवने, चीखता 60 डिग्री अक्षांश पर, जब हवा की गति लगातार बढ़ती है क्योंकि स्थलीय भाग का कोई अवरोध नहीं रहता है। जब कोई अवरोध नहीं रहेगा तो हवा बिना अवरोध के आगे बढ़ती है, और आगे जैसे बढ़ती है तो उसकी गति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तीव्र गति से जब चलती है तो गर्जता 40 यानी गर्जना शुरू हो जाती है हवा में, प्रचंड 50 अपना रूप तीव्र कर लेती है, प्रचंड रूप धारण कर लेती है, इसलिए प्रचंड 50 डिग्री पर, चीखता 60 डिग्री अक्षांश पर जाती है तो हवा है वो चीखना शुरू कर देती है, आवाज आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 60 डिग्री अक्षांश पर कहते हैं उनको। उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता के कारण इस पेटी की निरंतरता भंग हो जाती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में कहीं पर आपको स्थल भाग मिलेगा, कहीं पर जल भाग मिलेगा,
तो असमान स्थलीय भाग होने के बावजूद इसकी निरंतरता नहीं रहती है, वो खंडों में पाई जाती है, अलग अलग खंड में। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में संपूर्ण स्थलीय जलीय भाग होने की वजह से निरंतरता पाई जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में खंडों के रूप में पाई जाती है। तो 5 वायुदाब की पेटियों के बारे में पढ़ लिया। छठी वायुदाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी 6 और दक्षिण में भी, और 7, ये 7 वायुदाब की पेटी। यहां अत्यधिक निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। यानी यहां पर क्या होता है, निम्न तापमान होता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का कोण हमेशा तिरछा होता है, तो वहां पर निम्न वायुदाब होता है। और निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। यहाँ सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी पड़ती है। अभी मैंने बताया था सूर्य की कोण है वो अधिक होता है, तिरछा होता है, इसलिए ऊष्मा कम होती है, इसलिए वो क्षेत्र शीत होते हैं, इसलिए वहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। न्यूनतम तापमान के कारण इसे तापजन्य पेटी भी कहा जाता है। यानी न्यूनतम तापमान होता है, तो न्यूनतम तापमान होने की वजह से इसे तापजन्य पेटी कहा जाता है। तो हमने 7 वायुदाब की पेटी पढ़ी, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी ये आ गई। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी उत्तर में और दक्षिण में 2 आ गई, तो 1 और 2 3। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी उत्तर में, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी दक्षिण में, 3 2 5। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी उत्तर में, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी तो 6 और 7, 2 ये, तो 7 वायुदाब की पेटी होगी। अब हम पढ़ते हैं वायुदाब कम या फिर ज्यादा किसका सूचक होता है। यानी किसी स्थान पर कभी कभी क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है एकदम से, कभी कभी वायुदाब बढ़ जाता है एकदम से। यानी तापमान अधिक होगा, वायुदाब कम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है। तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? 1 नंबर, बढ़ता हुआ वायुदाब सूचक है। ये जब वायुदाब बढ़ता है तो शांत एवं स्थिर मौसम का निर्माण होता है। यानी मौसम एकदम शांत और स्थिर होता है जब वायुदाब बढ़ जाता है। ठंडा होता है मौसम तो हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है ना, तो यानी शांत क्षेत्र होता है। ये देखो मैंने 2 डायग्राम दर्शाए हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो हमेशा हवा ये देखो ऊपर उठती है और यहाँ पर नीचे उतरती है, तो वायुदाब बढ़ा देती है, ऊपर उठती है तो वायुदाब कम कर देती है ना। 2 नंबर, घटता हुआ वायुदाब किसका सूचक है? अशांत और अस्थिर मौसम का। कुछ होने वाली है मौसमी घटनाएं जब वायुदाब अचानक से घट जाता है, ठीक है, यानी तापमान बढ़ता है तो या तो वर्षा का, बारिश के मौसम की, या आंधी तूफान का मौसम हो जाता है। तेजी से घटता हुआ वायुदाब किसका सूचक है? आंधी या तूफान का। एकदम से गिर जाता है, तापमान एकदम से बढ़ जाता है, घट जाता है, यानी तापमान बढ़ जाता है, वायुदाब अचानक से घट जाता है, तो आंधी और तूफान की स्थिति उत्पन्न होती है। वायुमंडलीय दाब जितना कम होगा, वायुमंडलीय उतनी अधिक होगी। जो घटनाएं होती है वायुमंडलीय घटनाएं, यानी वायुमंडलीय दाब जितना कम होता है, तापमान जितना अधिक होता है, उतनी ही वायुमंडलीय घटनाएं अधिक होगी। ठीक है, तो उतनी वायुमंडलीय घटनाएं, तो ये थे वायुदाब कम या फिर उसका ज्यादा होना। अब हम पढ़ते हैं सागर समीर और स्थल समीर के बारे में। कुछ काम हो गया। सागर समीर और स्थल समीर पढ़ते हैं, और डायग्राम में आप देख सकते हैं सागर समीर किसको कहते हैं और स्थल समीर किसको कहते हैं। मैंने बताया था कि स्थलीय भाग है वो जल्दी से गर्म और जल्दी से ही ठंडा होता है, और जल भाग है वो देरी से गर्म और देरी से ही ठंडा होता है। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की किरणें समान रूप से स्थल भाग जल भाग पर गिरती है, तो स्थल भाग अधिक कठोर होता है, और अत्यधिक कठोर होने की वजह से जल्दी गर्म हो जाता है।
जलीय भाग में 200 मीटर 300 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, इसलिए उसकी चौड़ाई अधिक होती है, तो उसको गर्म और ठंडा होने में भी अधिक समय लगेगा। तो दिन में जब स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है तो उच्च तापमान होता है, तो वायु दाब कम हो जाता है, और जलीय भाग ठंडा होता है, कम तापमान होता है, इसलिए वायु दाब अधिक होता है। तो हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर, निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा चलती है दिन में इस तरह से, यानी जल से स्थल की ओर, इसलिए इसको सागर समीर या फिर जल समीर के नाम से जाना जाता है। दोनों गर्म स्थल की ओर समुद्र से ठंडी हवा चलती है, इसे सागर समीर कहते हैं। यानी गर्म स्थल की ओर, ये गर्म स्थल है, तो समुद्र की ठंडी हवा है वो दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दिन में, ये दिन में चलती है तो इसको जल समीर कहते हैं, सागर समीर कहते हैं। समुद्र ठंडा रहता है जबकि धरती गर्म हो जाती है, यानी पृथ्वी है वो जल्दी गर्म हो जाती है, और समुद्र यानी सागर महासागर है वो क्या होता है, ठंडा होता है। गर्म स्थल की ओर कम दाब बनता है और समुद्र की ओर उच्च दाब बनता है, ये अभी बताया था। यानी स्थल भाग जल्दी गर्म होता है तो निम्न वायु दाब होता है, जलीय भाग देरी से गर्म होता है इसलिए उच्च वायु दाब होता है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, इसलिए हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है, तो इसको बोलते हैं सागर समीर। अब हम पढ़ते हैं स्थल समीर। स्थल समीर में डायग्राम, जो नीचे का डायग्राम है उसमें देख सकते हो, रात की स्थिति में, वो दिन की स्थिति और ये रात की स्थिति में होता है। कैसे होता है, रात में स्थल भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जलीय भाग का आवरण था वो अधिक, मोटाई अधिक थी, इसलिए वो गर्म हो गया, अब ठंडे होने में भी समय लगेगा। तो यहाँ पर अभी भी जल गर्म है, उच्च तापमान की स्थिति उष्मा है। स्थल भाग जल्दी ठंडा हो गया, ठंडे भाग में उच्च वायु दाब हो गया, और जलीय भाग है तो वो गर्म है तो निम्न वायु दाब हो गया। तो हवा जो रात्रि की ओर चलेगी वो स्थल से जल की ओर चलेगी रात को, तो इसे बोलते हैं स्थल समीर। देखो, जब रात में स्थल ठंडा हो जाता है और समुद्र अपेक्षाकृत गर्म होता है, यानी समुद्र गर्म होता है और जल क्या, स्थल है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। धरती से समुद्र की ओर हवा चलती है, इसे स्थल समीर कहते हैं। यानी पृथ्वी से सागर महासागर या स्थल से जल की ओर चलती है हवा, तो इसे स्थल समीर कहते हैं। और यह स्थिति कब बनती है, रात को बनती है। स्थल समीर रात को, जल समीर दिन को बनती है। धरती ठंडी होती है और समुद्र गर्म होता है, यानी रात्रि को धरती जल्दी ठंडी हो जाती है, समुद्र हमेशा गर्म रह जाता है। धरती पर उच्च दाब उत्पन्न होता है, समुद्र पर निम्न दाब उत्पन्न होता है, इसलिए हवा स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ये देखो डायग्राम में दर्शाया है, स्थल से जल की ओर इस तरह से बहती है। ठीक है, तो ये थी स्थल समीर और जल समीर। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा स्थल समीर और जल समीर के बारे में। आगे चलते हैं। देखिए, वायुताप पेटियों की स्थितियों में परिवर्तन कब होता है, जब वो कभी उत्तर की ओर खिसक जाती है, कभी दक्षिण की ओर खिसक जाती है, तो कब कब इसकी स्थिति है वो सामान्य रहती है और कब वो उत्तर की ओर खिसकती है और कब दक्षिण की ओर खिसकती है, तो चलो देखते हैं। बदलती मौसम के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में पेटियों का स्थानांतरण होता रहता है। यानी जब मौसम बदलता है और मौसम या सूर्य की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन होती है, तो वायुदाब की पेटियां भी उत्तरायण और दक्षिणायन होती हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होती है तो वायुदाब की पेटियां वो यथावत स्थिति में ही रहती है, अपनी वास्तविक स्थिति में। सूर्य के उत्तरायण के समय ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी के अलावा, यानी वो तो वहीं पर रहती है, सभी वायुदाब की पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है मार्च के बाद में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस 6 महीनों में वो सूर्य उत्तरायण रहता है, तो वायुदाब की पेटियां यानी ध्रुव को छोड़ करके, चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो,
उनको छोड़कर सभी वायुदाब की पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। सूर्य के दक्षिणायन के समय वायुदाब की सभी पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। जब सूर्य सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक 6 महीने दक्षिण में रहता है तो ये वायुदाब की पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। ठीक है, तो दक्षिण की ओर जलीय भाग है तो 10 डिग्री, स्थल भाग है तो 20 डिग्री तक खिसकती है, और उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश तक यानी भारतीय उपमहाद्वीप तक खिसक जाती है। इनकी आदर्श स्थिति है वो 21 मार्च व 23 सितंबर को पाई जाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ रहती है? भूमध्य रेखा पर रहती है, यानी सूर्य भूमध्य रेखा पर रहता है, और जब भूमध्य रेखा पर यथावत रहता है तो वायुदाब की पेटियां भी यथावत रहेगी, इसी स्थान पर रहेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें समान रूप से गिरती है, चाहे उत्तर का क्षेत्र हो चाहे फिर वो दक्षिण का क्षेत्र हो। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है, यानी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर गिरती रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए वायुदाब की पेटियां यथावत स्थिति में रहती हैं। आगे देखिए, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है, यानी 21 जून कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, तो उस समय क्या होता है? सभी वायुदाब की पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। इस समय सभी वायुदाब पेटियां अपने मूल स्थान से 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, यानी 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक उत्तर की ओर वायुदाब की पेटियां खिसक जाती है जब सूर्य कहाँ पर होता है? कर्क रेखा पर होता है 21 जून को। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती हैं। जब 22 दिसंबर आता है और 22 दिसंबर डायग्राम में यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा, जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें होती है लंबवत गिरती है, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो सभी वायुदाब की पेटियां दक्षिणायन होना 5 से 10 डिग्री की ओर खिसक जाती हैं। इस समय सभी वायुदाब पेटियां अपने मूल स्थान से 5 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती है, यानी दक्षिण ओर मूवमेंट कर लेती है। तो ये स्थिति रहती है जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर की ओर खिसकती है, और दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की ओर खिसकती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर होता है, तो उसकी स्थिति यथावत रूप से ही रहती है, यानी किसी ओर नहीं खिसकती है, उसी मेन स्थान पर ही रहती है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें वायुदाब के बारे में सामान्य जानकारियां बताई, वायुदाब की जो 7 पेटियां थी तापजन्य और गतिजन्य उनके बारे में बताया। ठीक है, अब सभी प्रिय विद्यार्थियों से या वीडियो देखने वाले सभी छात्र और छात्राओं से मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब्स का बटन और बेल आइकन का जरूर प्रेस करोगे जिससे मेरी आने वाली जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। ज्योग्राफी से जुड़ी हुई सभी में शानदार, जानदार, लाजवाब वीडियो आपके साथ में मैं दोबारा पेश करूंगा। आज के लिए मैं इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।